नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस नॉलेज ग्रुप एकेडमी परिवार में। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, और ये मेरा फर्स्ट यूनिट अभी चल रहा है स्थित वैद्युत स्थितिकी का। हम गॉस के जो नियम है उसका उपयोग पढ़ रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। तो पहला उपयोग हमने कर चुका है और दूसरा हम इसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अनंत विस्तार के समतली आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालना है। अब देखिएगा, अनंत विस्तार के समतली आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फाइंड करनी है। तो मान लीजिए कि ये कोई समतल प्लेट है। अब अनंत विस्तार का है तो भाई अनंत बनाना तो संभव है नहीं, तो जितना हम कर सकते उतना करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसमें मान लीजिए Q आवेश जो है इस तरह से वितरित है। Q आवेश वितरित है इस तरह से, Q आवेश वितरित है और इससे R दूरी पर स्थित, यहां से इससे मध्य बिंदु से, इसके मतलब मिडिल से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। हम करते क्या है फिजिक्स में, पहले क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे चीजों को पहले छोटा सा एक चीज निकाल लेते हैं और छोटा सा चीज निकालने के बाद जो होता है हम क्या कहते हैं, छोटा सा चीज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने के बाद हम बड़ा चीज निकाल लेते हैं, ठीक ना। बड़े के कारण मतलब इस पूरे क्षेत्र के कारण। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसके चारों ओर, इस पी के चारों ओर एक अल्प क्षेत्र है जिसे हम कह रहे हैं डीए। क्या कह रहे हैं, डीए कह रहे हैं। चूंकि हमें गॉस प्रमेय का प्रयोग पढ़ना है, तो गॉस प्रमेय का प्रयोग पढ़ना है तो हमें गॉस का एक प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो गॉस प्रमेय लगाने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए, और हम मैंने पहले ही बता चुका है गॉस के नियम में कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है किसी भी आकार किसी भी आकृति का हो सकता है। तो हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ लें ताकि कि ये पूरा एक पृष्ठ में बंद हो जाए। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ ऐसे निकालने लेंगे। एक बेलन मैंने ले लिया, क्योंकि हमको बंद चाहिए तो मैं यहाँ से एक बेलन कंसीडर कर ले रहा हूँ ऐसे करके। ये क्या है, बेलन है। थोड़ी देर के लिए यहाँ एक ढक्कन इधर लगा दिया और एक ढक्कन इधर लगा दिया। अब देख सकते हैं आप कि एक बंद पृष्ठ हो गया। मान लीजिए इधर का डिस्टेंस भी यहाँ से अगर देखें तो ये भी क्या है, R ही है, और ये भी क्या है, एक अल्प क्षेत्र ही है। मैंने बेलन को इस प्रकार लिया है कि बिंदु P इसके किसी एक परिच्छेद पर स्थित है। अब चूंकि हमें इस पृष्ठ से यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर के वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या करें हम, एक तो इसके लिए निकाल लें, एक इस छोटे के लिए निकाल लें, और एक इस पे कोई छोटा सा मैं क्षेत्र ले लूं, इस पे कोई छोटा सा क्षेत्र ले लूं और इस पे निकाल के अगर इसका समाकलन करेंगे तो ये पूरे के लिए निकल जाएगा। तो इसके लिए निकल गया और इसके लिए निकल गया और इसके निकल गया, और इसका कर देंगे समाकलन तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे। ये मान लीजिए प्लस आवेश है। प्लस आवेश की प्रॉपर्टी होती है बाहर ढकेलने की। तो ये प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और अगर इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखें तो क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण जो होता है उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और दिशा की बात करते हैं तो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसका इस तल के लंबवत इधर बाहर की ओर होगी, दैट मीन डीए का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। सेम सिचुएशन अगर हम यहां देखें, अगर इस क्षेत्रफल को मैं थोड़ी देर के लिए डीए, इसको मान लीजिए DA1 कंसीडर कर रहा हूं, तो इसको DA2 कंसीडर कर रहा हूं। इसके इस पर अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा DA। लेकिन यहां थोड़ा सा केस अलग है। इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में तो इस सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है तो इसकी ढकेलने की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका जो होता है क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज द DA, और इसको मैं कहूंगा DA3। अब इतना फिगर क्लियर है और मैं यहां पे लिखता हूं। तो हमें एक टर्म की आवश्यकता पड़ती है, आवेश घनत्व की। चूंकि ये पृष्ठ है तो यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात होगी।
मैं आवेश वितरण और आवेश घनत्व तो अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं आने वाले मतलब जो पिछले लेक्चर में। आप अगर देखना चाहते हैं तो आवेश वितरण हेडिंग आवेश वितरण करके सर्च कर लीजिएगा मेरे नॉलेज ग्रोथ एकेडमी पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप देख लीजिएगा, ये चीजें हो जाएंगी। अगर हम क्या करें तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माना कि जो समतलीय आवेश घनत्व है, जो समतलीय आवेश घनत्व, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए इस पे मैंने Q आवेश वितरित किया है, तो मैंने बताया था इसका फार्मूला जो हो जाएगा Q बाई, और जो अल्प क्षेत्र हम लेते हैं, जो अल्प क्षेत्र हम लेंगे, छोड़िए अल्प क्षेत्र, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, दैट इज द ए के बराबर होगा। इसके पूरे क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है आवेश घनत्व, यानी कि किसी एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। अब चूंकि आवेश को Q है और एकांक क्षेत्र लेना है, तो जो जिसको एकांक लेते हैं उससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब चलिए फिर से ये हो गया ऐसे करके। तो किसी समतलीय आवेश वितरण के कारण, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, ऐसे ही आप बोर्ड में लिखेंगे, किसी समतलीय आवेश वितरण के कारण r दूरी पर स्थित है, वितरण के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमने क्या कहा कि P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्र मैंने लिया है, तो ये भी लिख देते हैं। यदि चाहे तथा एक लिख लीजिए, तथा P के चारों ओर अल्प क्षेत्र dA है। माना, फिर से एक बार लिख लीजिए, माना कि बिंदु P से होकर के एक बेलन, दैट इज द गॉसियन पृष्ठ, इस प्रकार से होकर के जाता है। माना कि बिंदु P से होकर एक गॉसियन पृष्ठ, कोष्टक में लिख लीजिएगा, ये क्या है? एक बेलन है। बेलन इस प्रकार होकर के जाता है, इस प्रकार होकर जाता है कि P उसके किसी एक पृष्ठ पर स्थित है, P उसके परिच्छेद पर स्थित है, उसके परिच्छेद पर स्थित है। तो अल्प क्षेत्र की वजह से हमें देखिए गॉस परमी पढ़ना है, तो गॉस परमी में हम डायरेक्टली वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, और वैद्युत फ्लक्स की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो इस अल्प क्षेत्र से होकर के गुजरने वाले कितने वैद्युत फ्लक्स होंगे, अल्प क्षेत्र के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसका हम समाकलन कर देंगे, और समाकलन कर देंगे तो सारा हमारा निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, तो अल्प क्षेत्र dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए चूंकि छोटा सा क्षेत्र है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, और छोटे के लिए हम dA साइन लगाते हैं, और ये फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। ये इक्वल होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA के डॉट प्रोडक्ट के, इसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा।
अब हमें अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, बंद पृष्ठीय समाकलन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो बंद पृष्ठीय समाकलन का जिक्र मैं पहले ही वीडियो में कर चुका हूं, आप वहां से जाकर के पूरा देख सकते हैं। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फलक, तो संपूर्ण हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम करेंगे क्या, तो उसका वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा। अब बड़ा वाला हो गया, छोटा के लिए हम ये निकाल लेते, अब बड़े के लिए ये निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, लेकिन वो समाकलन कैसा होना चाहिए, वो बंद पृष्ठीय समाकलन होना चाहिए। और बंद पृष्ठीय समाकलन को इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं, यानी कि समाकलन और ये जो गोला रिप्रेजेंट कर रहा है बंद का, और ये जो होता है पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब किसका करेंगे, इस डीए का ही करेंगे, इस डी फाई ई का ही करेंगे, क्योंकि छोटे से चीज का तो हम समाकलन करते हैं तभी तो बड़ा चीज निकलता है। तो हम क्या करेंगे, यही वाला चीज रख देंगे, यानी कि ई डॉट पी ए रख देंगे। क्लियर हुआ। अब अगर इसको हमें खोल करके लिखना हो, अब देखिए ये बंद पृष्ठीय समाकलन है, दस में इस पूरे वैद्युत जो गॉसियन पृष्ठ है इसका एक्सप्रेशन है, इससे होकर के जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं इस परिच्छेद के लिए निकाल लूं, इस परिच्छेद के लिए निकाल लूं और इसके लिए निकाल लूं। क्योंकि इसके लिए निकाल करके अगर हम समाकलन करते हैं तो इस पूरे का निकल जाएगा, ये इस पूरे बेलन के पृष्ठ का निकल जाएगा। और इसके लिए समाकलन करते हैं तो इसका निकलेगा, और इसके लिए कर देते हैं तो इसका निकल जाएगा, यानी कि बंद पृष्ठ के लिए पूरा हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू कर देते हैं और यहाँ से लिखते जाएंगे, आराम से आप देखते रहिएगा। क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा सा जगह का अभाव है, आप कापियों में बिल्कुल सीरियल वाइज ऐसे लाइन से लिखते रहिएगा। अब देखिए क्या है कि ये बंद पृष्ठीय समाकलन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा पहले के वजह से, यानी कि इस डीए के वजह से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा डी ए, और ये फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस में फिर उसके बाद ये दूसरे के वजह से मैं निकाल रहा हूं 2, और ये हो जाएगी क्या ई डॉट, ये हो जाएगा डी ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं, अच्छे से लिखिएगा। ई होगा प्लस में क्या लिखेंगे, फिर इस 3 के वजह से बात करते हैं, इस 3 की वजह से, तो इस 3 की वजह से 3 लिख दिया, और ये हो जाएगा ई डॉट डी ए हो गया। दिस इज योर, अब ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए काम हो गया। अब देखिए करना क्या है, अगर मैं इसको खोलूं, अगर दो डॉट प्रोडक्ट अगर दिया रहता, मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा है, तो मैं लिखता हूं इसे क्या, ई बी कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन होती है, इस तरह से लिखा जाता है। कॉस क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। इनको अगर हम खोल के रखते, देखिए इस समय बंद पृष्ठ नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ के लिए हो गया और इस पृष्ठ के लिए लगा और इस पृष्ठ के लिए, तो ये पूरा क्या होगा, बंद तो ही हो गया, ये बंद पृष्ठ के लिए तो बात हो गई। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे ऐसे करके। ये जो फाई ई है, ध्यान से देखिएगा, ये जो फाई ई है, इसके लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा डी ए, और कॉस थीटा के जगह पे इन दोनों बीच का एंगल देखेंगे, क्योंकि डी ए है और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है और क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी दिशा में, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा कॉस 0 डिग्री। प्लस में सेम उसी प्रकार से इसको भी लिखूंगा, 2 के लिए भी देखिए आप 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ई, और फिर उसके बाद जो होती है डी ए, और ये हो जाएगा क्या, कॉस 0 डिग्री हो गया। प्लस में अगर इसके लिए बात करें, 3 के लिए बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर है, इनके बीच का एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, और ये हो जाएगा डी ए, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है, कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा डी ए, प्लस में इधर क्या हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी ए, और इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा क्या, 0। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट आप कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाहता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, आप यहाँ तक लिखिएगा, फिर उसके बाद इधर देखिए क्या ये फाई ई है। अब देखिए
ये एक ईडीए है और एक ईडीए है, तो कुल मिला जुला के आपके हो जाएंगे 2 और क्या हो जाएगा ई और क्या हो जाएगा डीए हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा। इतना क्लियर है अभी? अब थोड़ा सा और हम काम करते हैं और थोड़ा सा काम करेंगे, चूंकि हम देखते हैं क्या कि फाई ई की वैल्यू अगर देखते हैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो ई जो होता है कांस्टेंट होगा, वो क्या हो जाएगा आपके समाकलन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, समाकलन से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। दूसरी बात अगर और ध्यान से देखें, भाई डीए है क्या, डीए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है कितना, तो डीए के बराबर है, तो ये भी समाकलन से वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डीए ही हो जाएगा। इसको अभी यही रख देते हैं और इसको आप कह लीजिए समीकरण नंबर 1। इसको क्या कह लीजिए समीकरण नंबर 1 कह लीजिए। अब क्या कीजिए आप यहां तक अभी देखिए हमने गॉस प्रमेय लगाया ही नहीं है, अब मैं गॉस प्रमेय लगाने जा रहा हूं, अभी यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं इसको रफ करके अब फिर से ऐसे करूंगा। अब हम बात करेंगे गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार अगर मैं बात करूं के अनुसार क्या होता है, ये कहता है जो फाई ई होता है वो क्यू आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अगर हम इस क्यू को हम आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें, आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। अब ये है क्षेत्रफल है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भी हम डीए ही कंसीडर कर रहे हैं। क्या इस डीए अगर छोटे से क्षेत्रफल के लिए बात करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे डीए ही कंसीडर करेंगे, तो क्यू हमारा हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये सिग्मा इंटू डीए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान, तो यहाँ पे अगर क्यू का मान मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा क्या सिग्मा और ये हो जाएगा क्या डीए और इधर हो जाएगा आपका ε0 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे तो इस साइड का और इस साइड का, इस दोनों साइड का एक्सप्रेशन का मान क्या इक्वल है, तो दोनों साइड के मान इक्वल हैं, तो ये राइट साइड वाले भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। भाई दोनों के जो आपके लेफ्ट साइड के मान है फाई ई है, फाई ई दोनों इक्वल हैं, तो ये राइट साइड के भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा समीकरण, लिखूंगा क्या समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा क्या कि सिग्मा 2e dA इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा dA, ये हो जाएगा आपका ε0। अब dA से dA कैंसल आउट हो जाएगा, अब 2 को इधर भेज देंगे, चूंकि E का मान निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2ε0। ये आपका हो गया अनंत विस्तार के समतली आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख सकते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस r डिस्टेंस पे बिल्कुल निर्भर ही नहीं करती है। देखिए यहाँ पे क्या यहाँ r का कोई एक्सप्रेशन आया, अभी तक आप जब E निकालते थे तो इसकी वैल्यू आती थी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर के टर्म में आती थी, वहां r आता ही आता था, लेकिन इसमें देखिए ये r है ही नहीं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि दिखाइए कि अनंत विस्तार के समतली आवेश वितरण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो r पर यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं करती है, बिंदु कितना दूर है उस पर निर्भर नहीं करती है। ये इस एक्सप्रेशन से मालूम चल जाएगा। तो आप यहां तक इसको डिराइव करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, जैसा कि अगर मान लीजिए अनुप्रयोग पूछे, ये तो डायरेक्ट पूछेगा कि अनंत विस्तार के समतली आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो आपको यहां तक करना ही करना है। अगर इस तरह से भी पूछ देता है कि दिखाइए कि ये जो होता है r डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, तभी आपको यहां तक करना पड़ेगा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हैंड रिटेन नोट बताइए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।